Assalamu alaikum. My name is Shasmi Mirza. I am here as a biology tutor. Welcome to my channel. In this channel, I give the complete lecture of FSC biology syllabus. So please like and subscribe my channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। ये हमने टॉपिक जो है वो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड से हमने लेक्चर नंबर 10 है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें से हमारा ये टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है, न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास दो तरह के एसिड्स हैं। ये है डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी प्रेजेंस को पहले देखेंगे। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यानी क्रोमोसोम के अंदर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। वैसे जो है पूरा सेल का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में होता है यानी न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और साइटोसोल का भी अपना डीएनए होता है। तो ये डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के अंदर। आरएनए जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस के अंदर, राइबोसोम में, और भी कुछ पार्ट सेल के होते हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, यानी न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं इस तरह, ये न्यूक्लियोटाइड्स के मिलते हैं एक दूसरे के साथ और फिर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो हम यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखना है हमने कि जिसके मिलने से हमारे पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन कंपोनेंट्स पे बेसिकली कंसिस्ट करता है। न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। ये है फास्फोरिक एसिड, नेक्स्ट हमारे पास है शुगर ग्रुप, और थर्ड हमारे पास होता है नाइट्रोजिनस बेसिस। तो हम इनके स्ट्रक्चर्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसमें हम नाइट्रोजिनस बेसिस फास्फोरिक एसिड जो है, फास्फोरिक एसिड का हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड। शुगर ग्रुप हमने पीछे इसके स्ट्रक्चर को यानी कार्बोहाइड्रेट में शुगर के स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ा है, इसके बाद हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास जो एक होता है फास्फोरिक एसिड और दूसरा हमारे पास शुगर ग्रुप। शुगर ग्रुप में हम देखते हैं शुगर ग्रुप, शुगर ग्रुप जो है वो डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर डिफरेंट होता है। डीएनए के अंदर हमारे पास शुगर ग्रुप है, डीएनए और आरएनए, ये दो तरह के हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। जो हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड आरएनए, इसके अंदर हमारे पास राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर, इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज। तो ये हमारे पास दो तरह की शुगर जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है। नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो भी दो तरह की होती है हमारे पास। नाइट्रोजिनस बेसिस जो है ये थर्ड कंपाउंड है हमारे पास, थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का, नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस जो होती हैं वो हैं प्यूरीन एंड पैरामिडीन। ये दो तरह की बेसिस इसलिए हमारे पास, एक के अंदर जो है प्यूरीन में हमारे पास होती है एडेनिन एंड गुआनिन।
एडेनिन और गानिन हमारे पास प्यूरिन के अंदर आती हैं और पैरामिडीन के अंदर हमारे पास आती है साइटोसिन एंड थायामीन। तो ये हमारे पास चार जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये प्यूरिन और पायरामिडीन में इसलिए डिवाइडेड हैं क्योंकि पायरामिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और ये प्यूरिन जो होता है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए जो चार नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो प्यूरिन और पैरामिडीन में जो है वो डिवाइड होती हैं। प्यूरिन में आती है एडेनिन, गानिन, पैरामिडीन में आती है साइटोसिन एंड थायामीन। थायामीन की जो बेस है ये डीएनए के अंदर चौथी बेस जो है वो थायामीन के अंदर होती है, और जब ये आरएनए के अंदर थायामीन जो है वो रिप्लेस हो जाती है यूरासिल से, यानी आरएनए के अंदर जहाँ पर थायामीन है वहाँ पर यूरासिल होगी, थायामीन नहीं होती। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है। अब इनके स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है हमने चार बेसिस के स्ट्रक्चर्स को बनाया है। ये हमारे पास है, ये है एडेनिन एंड गार्निन, और ये एडेनिन एंड गार्निन एंड ये साइटोसिन और थायामीन। ये चार हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये है साइटोसिन, थायामीन, ये है एडेनिन एंड गार्निन। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है चार नाइट्रोजनस बेसिस का। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में। न्यूक्लियोटाइड जो है वो फास्फोरस, देन उसके बाद शुगर ग्रुप, और इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस, ये तीनों कंपाउंड मिलके और फिर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाता है। न्यूक्लिक एसिड एक मेजर कंपोनेंट होता है। ये ज़्यादातर हेरिडिटी को डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड का एक स्ट्रक्चर है। ये हेरिडिटी जो है उसको पास करता है, यानी जनरेशन टू जनरेशन इन्फॉर्मेशन को पास करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो न्यूक्लिक एसिड करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे। न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो मिलती हैं और ये बना देती है न्यूक्लियोसाइड। हमारे पास मिलती हैं शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस जब मिलती हैं नाइट्रोजनस बेस मिलती है तो ये बनाती है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम देखते हैं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फास्फेट की एडिशन होती है, फास्फेट की इसके साथ एडिशन होती है तो ये बना देता है न्यूक्लियोटाइड, यानी इस तरह जो है वो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड में हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस तरह बन रहा है। यहाँ पर ये हमारे पास है थायामीन। हम जो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेसिस हमने पढ़ा और हमने अब देखा है कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजनस बेसिस और एक फास्फोरस। यहाँ पर हमने थायामीन की बेस को लिया है, थायामीन। ये हमारे पास थायामीन की बेस है और ये हमारे पास शुगर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है फास्फोरस। तो इनके दरमियान कैसे बॉन्ड बनते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन जो है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है कार्बन के साथ, की वैलेंसी खाली होती है और उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर H2 रिलीज होगा और दूसरी साइड यहाँ पर जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और ये CH2 जो है ये बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है और ये इस जो कार्बन है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस तरह ये तीनों बॉन्ड बनाकर और एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को जो है वो कंप्लीट करते हैं। हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड की बेस्ट एग्जांपल है वो है ATP। ATP जो है एनर्जी रिच कंपाउंड है। ये हम जो है यूज़ करते हैं जितने भी हमारी बॉडी के वर्क होते हैं, जितनी भी लाइफ स्पैन में हम काम कर रहे होते हैं, जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो सब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को मोस्टली जो है वो ATP से मिलती है। ATP एक रिच एनर्जी कंपाउंड होता है, एनर्जी देने वाला एक कंपाउंड। ये न्यूक्लियोटाइड की बेस्ट एग्जांपल है। ATP के अंदर जो मॉलिक्यूल है ये है एडेनिन और उसके बाद ट्राईफॉस्फेट। ATP का मतलब है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। एडिनो ट्राईफॉस्फेट यानी यहाँ पर है एडेनिन। एडेनिन जब मिलती है शुगर के साथ और फिर ये मिलती है फॉस्फेट के साथ,
एडिनिन जब शुगर के साथ और फास्फेट के साथ मिलती है, ये स्ट्रक्चर जब बनाती है, तो ये होता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट, यानी AMP। एडिनोसिन मोनोफास्फेट, AMP का मतलब है कि एक फास्फेट जो है यहाँ पर एडिनिन एडिनिन और शुगर के साथ एक फास्फेट लग के ये बनाता है AMP। अगर यहाँ पर दो फास्फेट लगे तो हमारे पास होता है ADP, और जब 3 फास्फेट लगते हैं तो ATP। ATP जो है वो एज अ एनर्जी कंपाउंड हम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर जो है दोबारा से हम कहें कि एक फास्फेट ग्रुप और लग गया, तो ये बन गया ADP। और अगर दोबारा इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप लग जाता है, अब जो है ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होके ATP बनाता है। एडिनिन और शुगर कंपाउंड के साथ जब फास्फेट के 3 ग्रुप लगते हैं तो ATP बनाता है, जो न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है ATP। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस है सब में जितनी एनर्जी रिक्वायर है वो सब ATP से ही मिलती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया कंप्लीट। उसमें हमने देखा कि 3 जो मेन कंपोनेंट है वो मिलते हैं और फिर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और एंड में हमने इसकी एग्जांपल को देखा। ATP बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियोटाइड की, और ये जो है एनर्जी रिच कंपाउंड होता है जो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ को रन करने के लिए। तो ये आज का लेक्चर था। इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।